नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और भारत के युवाओं के सपनों को पंख लगाएगी। श्री मोदी ने 5 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत की। केंद्र ने उड़ान योजना के तहत 780 नए वायु परिवहन मार्ग मंजूर किए। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 45 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केरल में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी, स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज राज्य के दौरे पर। ओडिशा सरकार ने पूरे राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फंसे 144 पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और तीसरे तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रीलंका ने श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने शिक्षा सत्र 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल और दंत पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस फैसले से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लगभग 550 विद्यार्थी एमबीबीएस में और लगभग 1000 विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई एक बैठक में सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि वे काफी समय से लंबित इस मुद्दे का प्रभावशाली समाधान निकालने का प्रयास करें। अखिल भारतीय कोटा योजना की शुरुआत 1986 में की गई थी। इसे किसी दूसरे राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को निवास प्रमाण पत्र के बिना मेरिट के आधार पर दाखिला लेने का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अखिल भारतीय कोटे में कुल उपलब्ध अंडर ग्रेजुएट सीटों का 15% और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपलब्ध कुल सीटों का 50% शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यथोचित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के लाखों युवाओं के सपनों को पंख लगाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। ऐसे में ये नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण पूरे शिक्षा क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन विद्यार्थियों ने जल्द ही बड़े बदलाव के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया।
हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा डिजिटल भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम कितना आगे जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को परीक्षा के अनावश्यक बोझ से मुक्ति दिलाएगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए विदेश जाते थे, लेकिन जल्द ही वे अपने देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकेंगे। हमने आपने दशकों से ये माहौल देखा है जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आए, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस भारत आए, ये अब हम देखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए कई विकल्प मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए टूल का विकास भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा निकासी और इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध होंगे। ग्रेड 1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संकेत भाषा और एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा के दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि क्षेत्रीय विमान संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 780 नए विमान यातायात मार्गों की अनुमति दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल लोकसभा में बताया कि योजना शुरू होने के बाद देश में 359 मार्ग चालू हो गए हैं और उड़ान योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन गतिविधियों में वृद्धि के साथ माल ढुलाई सेवाओं में भी अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। श्री सिंधिया ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान विमानों के जरिए माल ढुलाई 2% से बढ़कर 19% हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में कार्गो संचालकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। देश में कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। सदन में आज बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 पर भी बहस कराई जाएगी। राज्यसभा में आज सीमित देनदारी साझेदारी संशोधन विधेयक 2021 और जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। लोकसभा ने कल भारतीय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 और अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 को चर्चा के बिना ही पारित कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों सहित देश भर में विमान यातायात और संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर बल दिया गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि क्षेत्रीय विमान संपर्क योजना उड़ान के आरंभ के बाद देश में विमानन गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि उड़ान योजना आरंभ होने के बाद दरभंगा, बेलगांव, झारसुगुड़ा जैसे अनेक छोटे हवाई अड्डों का नवीकरण किया गया।
हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया गया। हंगामे के बीच अतः देशीय जलयान विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया और चर्चा के बिना पारित कर दिया गया। ये विधेयक अतः देशीय जलयान अधिनियम 1917 का स्थान लेगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उभरते परिदृश्य में 1917 का अधिनियम अनुपयोगी हो गया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में देश के जलमार्गों के जरिए एक दूसरे राज्यों के बीच जलयानों के तीव्र गति से सुरक्षित और किफायती आवागमन पर बल दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले वर्ष तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने के लक्ष्य की तुलना में 632 स्कूलों को स्वीकृति दी गई। राज्यसभा में कल लिखित उत्तर में श्री मुंडा ने कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को उनके अनुकूल वातावरण में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना है। श्री मुंडा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी वाले तथा कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की भौगोलिक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए 2018 में केंद्रीय क्षेत्र की अलग योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस समय देश भर में ऐसे कुल 367 स्कूल संचालित हो रहे हैं और इनमें 85,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और भारत के युवाओं के सपनों को पंख लगाएगी। श्री मोदी ने 5 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत की। केंद्र ने उड़ान योजना के तहत 780 नए वायु परिवहन मार्ग मंजूर किए। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 45 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केरल में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी। स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज राज्य के दौरे पर। ओडिशा सरकार ने पूरे राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फंसे 144 पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और तीसरे तथा अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रीलंका ने श्रृंखला 2-1 से जीती। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 45 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल लगभग 47 लाख टीके लगाए गए। इस बीच देश में कल 43,509 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। केरल में कल भी संक्रमित लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। राज्य में 22,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल संक्रमण से 128 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मृतकों की संख्या 16,585 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए महामारी की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय दल आज केरल जा रहा है। 6 सदस्यीय टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण निदेशक सुजीत कुमार सिंह कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केरल में संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं और केंद्रीय दल कोविड प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद करेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ओडिशा सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल पूरे राज्य में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपने कोटे का राशन राज्य में या राज्य से बाहर किसी भी उचित दर की दुकान से ले सकते हैं। ओडिशा में राशन कार्डधारियों के पास ऐसी 10,000 दुकानों से अनाज प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
राज्य सरकार ने प्रायोगिक परियोजना के तौर पर जनजातीय इलाकों और मलकानगिरी जिले में विटामिन से भरपूर चावल बांटना शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण आधारित आवश्यकताएं पूरी करना है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के उदयपुर उपसंभाग की पट्टन घाटी में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 144 पर्यटक 2 दिनों से फंसे हैं। बुधवार को कई स्थानों पर बाढ़ और चट्टानें खिसकने से कई रास्ते बाधित हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लाहौल स्पीति जिले में उदयपुर मंडल की पट्टन घाटी के विभिन्न स्थानों पर बच्चों समेत सभी 144 पर्यटक फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने फंसे हुए सभी पर्यटकों को भोजन और आश्रय उपलब्ध कराया है और उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया में है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा कि सभी फंसे हुए पर्यटकों को एयरलिफ्ट करने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। अगर मौसम साफ रहा तो सभी फंसे हुए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनाली लेह नेशनल हाईवे को भी कल देर शाम यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज लाहौल स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार को लाहौल स्पीति जिले के कई स्थानों पर अचानक आई बाढ़ से भूस्खलन के चलते जगह जगह मार्ग बाधित हो गए हैं। इस घटना में 7 लोगों की मृत्यु भी हुई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। लद्दाख में लेह जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत और सड़क संपर्क सेवाएं बहाल करने के उपाय जोर शोर से किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कल बोगडांग और तुरतुक के बीच सड़क मार्ग को फिर से खोल दिया। लेह के उपायुक्त श्रीकांत सुसे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव पांडे ने कल बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उपायुक्त ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज भी लेह में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला प्रशासन ने महाड़ और पोल्डारपुर तालुका में रहने वाले 1,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का परामर्श जारी दिया है। इस क्षेत्र में तेज वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से लगभग 400 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी वर्षा की वजह से रायगढ़ जिले में महाड़ और पोलाडपुर तालुका के कई गांवों को काफी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यापारियों, व्यवसायियों, दुकानदारों और नागरिकों को बीमा राशि का कम से कम 50% भुगतान तत्काल करें। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा और उसमें बीमा कंपनियों को बाढ़ प्रभावित व्यवसायी, दुकानदारों और नागरिकों को बीमा राशि कम से कम 50% देने का आग्रह किया है और साथ ही राजस्व विभाग द्वारा आयोजित पंचनामा पर विचार करने के लिए कहा है। बीमा के दावों का निपटान जल्द से जल्द होना जरूरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र में श्री ठाकरे ने बताया कि जुलाई में लगातार बारिश ने कहर बरपाया और जान माल का भारी नुकसान हुआ है, इसलिए लोग कंपनियों से बीमा दावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीमा कंपनियां पंचनामा के आधार पर 50% क्लेम देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए बीमा कंपनियों और इरडा को केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सभी बैंकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनी शाखाएं शुरू करने और रियायती ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण देने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन कार्यक्रमों में युवाओं के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन छत्तीसगढ़ में युवाओं को एड्स नियंत्रण, टीबी उन्मूलन और रक्तदान के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा। इसके लिए संगठन की राज्य इकाई ने 75 स्कूलों और 75 कॉलेजों का चयन किया है। इस अभियान का शुभारंभ 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर होगा। इस जागरूकता अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजों को रेड रिबन क्लबों में शामिल किया जाएगा। इस दौरान एनएसएस, एनसीसी और भारत स्काउट तथा गाइड के कैडेट रंगोली, पेंटिंग और कविता तथा निबंध लेखन सहित विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। यह पूरा अभियान 3 चरणों में प्रदेश के 7 जिलों में चलाया जाएगा और इस दौरान 11,000 से अधिक छात्रों को इससे जोड़ा जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
और अब टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो ओलंपिक में महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तीसरे दौर में दीपिका ने रूस ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में 10-7 से हराया। She's holding for a while. Oh, and it's in the 7. Oh, and a 10 to wrap it up for the world number 1 who advances into the quarterfinals. Well, she had a wobble, but in the end, class came through. She held her nerve, and she progresses. अंतिम 8 में दीपिका का सामना कोरिया की सैन एन से आज 11:30 पर होगा। 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश मुकुंद साबले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वो अपनी हीट में 7वें स्थान पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। 400 मीटर बाधा दौड़ में एमपी जबीर 8:45 पर ट्रैक पर होंगे। महिलाओं की 100 मीटर हीट में दूती चंद भी उसी समय अपनी चुनौती पेश करेंगी। 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड में इस समय राही सरनोबत और मनु भाकर निशाना लगा रही हैं। महिला हॉकी में इस समय भारत का सामना आयरलैंड से हो रहा है। प्रतियोगिता में अपनी उम्मीदें बरकरार रखने के लिए भारत को ये मैच हर हाल में जीतना ही होगा। पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की टक्कर अपने अंतिम मैच में दोपहर बाद 3 बजे जापान से होगी। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दोपहर बाद 1:10 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। पुरुष डबल्स के दोनों सेमीफाइनल मैचों का भी आंखों देखा हाल आकाशवाणी से दिन में 2:40 से प्रसारित किया जाएगा। घुड़सवारी में फुआद मिर्जा दोपहर बाद 2 बजे एक्शन में होंगे। महिला मुक्केबाजी में इस समय सिमरनजीत कौर का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुदापोर्न सिसोंदी से हो रहा है। लवलीना बोरगोहाइन क्वार्टर फाइनल में अब से कुछ देर बाद चीनी ताइपे की नियन चिन चेन से खेलेंगी। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कोलंबो में तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 2-1 से श्रृंखला जीत ली है। मेजबान टीम ने 82 रन का लक्ष्य 15वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। धनंजय डिसिल्वा ने नाबाद 23 और वानिंदु हसारंगा ने नाबाद 14 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर मात्र 81 रन बनाए। कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 23 और भुवनेश्वर कुमार ने 16 रन बनाए। श्रीलंका के लिए वानिंदु हसारंगा ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भारत ने 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती थी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। भारी वर्षा का अनुमान है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश या गरज के साथ धूल भरी आंधी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मध्यम वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बारिश या गरज के साथ धूल भरी आंधी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान
26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में मध्यम वर्षा के साथ बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग और आइजॉल में बादल छाए रहने या 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें या मध्यम वर्षा की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और प्रियंका, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विमलेंदु, चिकित्सा और दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ओबीसी और गरीब स्वर्ण को राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, डॉक्टरी के एंट्रेंस में केंद्र की सोशल इंजीनियरिंग। नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर लोकसत्य का शीर्षक है, युवा बदल रहे देश का भविष्य। अमर उजाला लिखता है, 5 भारतीय भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। एकेडमिक ऑफ क्रेडिट के खातों में जुड़ती जाएगी पढ़ाई। योग्यता आधारित होगा मूल्यांकन। कोरोना के बढ़ते मामले पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, लगातार तीसरे दिन बढ़े उपचाराधीन मरीज, कुल मामलों में आधे केरल के। कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय दल जाएगा केरल। दैनिक भास्कर लिखता है, देश के 46 जिलों में संक्रमण की दर 10% से ज्यादा, इनमें 31 पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। कानपुर और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर दैनिक जागरण सचेत करता है, संभलिए, ऐसे ही शुरू होती है महामारी की लहर। धनबाद के जिला न्यायाधीश की संदिग्ध हत्या का मामला जनसत्ता के मुखपृष्ठ पर है, जांच के लिए एसआईटी गठित। अमर उजाला का कहना है, 2 आरोपी गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। संसद में गतिरोध पर हिन्दुस्तान का शीर्षक है, हंगामे के बीच चली संसद, 3 विधेयक पारित। राजस्थान पत्रिका की खबर है, ऑनलाइन सूदखोरी के खिलाफ गूगल भी सख्त, आसान कर्ज के घातक मर्ज पर अंकुश की तैयारी। गूगल ने भारत में पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स पर शिकंजा कसना शुरू किया। दैनिक जागरण लिखता है, बैंकों की लापरवाही उजागर, 17 साल से वसूलते रहे पेनल्टी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में संशोधन के बाद भी अपडेट नहीं किया था सॉफ्टवेयर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और भारत के युवाओं के सपनों को पंख लगाएगी। श्री मोदी ने 5 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत की। केंद्र ने उड़ान योजना के तहत 780 नए वायु परिवहन मार्ग मंजूर किए। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 45 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केरल में कोरोना संक्रमण में वृद्धि जारी, स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज राज्य के दौरे पर। ओडिशा सरकार ने पूरे राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फंसे 144 पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और तीसरे तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर श्रीलंका ने श्रृंखला 2-1 से जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।